हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रेशो वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द बुक ऑफ डीएस क्रेपर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट in each of the following transaction if current ratio is 2:1। यदि करंट रेशियो 2:1 है तो आपको वो बता रहा है कि नीचे जो जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसके रीजन के साथ बताओ कि रेशियो बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है या कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है या नो चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले ए है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, बी है बिल्स पेबल डिस्चार्ज, सी है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को इकट्ठा नहीं कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करिए। ये पहली स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई तक है, इसका किसी का एक दूसरे के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ जो कॉमन चीज है वो है उसकी रेशियो है 2:1। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास करंट रेशियो कितनी गिवन है? करंट रेशियो है हमारे पास 2:1। तो इसको एग्जांपल के फॉर्म में मैं ये ले रहा हूँ 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2 लाख अपॉन 1 लाख। ओके जी, उसके बाद क्या है कैश पेड टू, वो बताना ना आपको कि रीजन के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल के साथ, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। तो एग्जांपल तो ले लिया ना हमने। मान लीजिए कि यहाँ पे जो पे हुआ है वो कितना हुआ है, हर बार एग्जांपल यही लेंगे हम। 2 लाख और ये है 1 लाख। एक कोई फिगर ले लीजिए, मान लीजिए 50,000 हमने पे किया है। अगर पे किया ना ट्रेड पेबल्स में तो कैश में भी तो पे होता है ना। तो ये कितना बच गया? अब 1.5 लाख बच गया और नीचे कितना रह गया? 50,000 आ गया और कट के रेशो क्या होगी? 3:1। तो देखिए रेशो में लिखा हुआ है, आंसर क्या आएगा इसका? इंप्रूव, रेशो विल इंप्रूव। आंसर क्या आएगा? इंप्रूव। आंसर क्या आ रहा है बेटे? इंप्रूव, रेशो विल इंप्रूव। और इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन में भी आपको लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। ओके, कैश या मतलब जिसको हम करंट एसेट भी बोल सकते हैं, सीए एंड सीएल विल डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे एंड देन रेशियो विल इंप्रूव, देन रेशियो विल इंप्रूव। समझ लग गया बेटा? ये चीज समझ लगी? ये इस तरीके से सॉल्व करने। बट अगर ऐसे इतना ज्यादा स्कैटर्ड करके लिखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है। तो इसको करने का जो तरीका है वो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये इतना लिखे रहने देना है आपने। ठीक है जी, अब बाकी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको पॉइंट वाइज समाप्त करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये आ गया आपका एक पॉइंट। यहाँ पे आपने वो वर्किंग कर लेनी है जिसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, उसको समझाना भी तो है ना। तो यहाँ अब आ जाएगा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आ जाएगा। इम्पैक्ट में आपको बताना है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे सीरियल नंबर डालना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन। तो ए स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, उसने ए दिया हुआ है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पे इम्पैक्ट तो बाद में लिखेंगे, वो तो हमने कर लिया ना कि 2 लाख में से और ये 1 लाख है ना, ये करंट लायबिलिटी, तो ये 50,000 कम हो रहे हैं। तो ये रेशो आ गई आपकी 1.5 लाख की और यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख का नहीं 50,000, सॉरी 50,000 का, तो आ गया 3:1। तो ये रेशो विल इंप्रूव आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। ठीक है, बोथ सीए एंड सीएल विल रिड्यूस, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे एंड रेशो विल इंप्रूव। तो यहाँ रेशो में क्या आ जाएगा? इंप्रूव आ जाएगा। ये रीजन आपको लिखना है। ओके जी, चलिए अब उसके बाद बी पॉइंट में वो क्या कह रहा है? बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ भी पेमेंट होगी, तो बिल्स पेबल यहाँ पे CA अपॉन CL लिख लो। ये तो एग्जांपल हर बार वही रहेगी क्योंकि उसने अमाउंट मेरे को नहीं बताया। तो चलो इस बार हम
जो एग्जांपल लेते हैं वो मान लो 20,000 ले रहे हैं, तो ये 20,000 अगेन ये 20,000, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 अपॉन 80,000। तो अब 18 को 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि 2 से तो ऊपर ही जा रही है ना, तो रेशियो मिलेगी। तो इसका रीजन फिर वही आएगा, आफ्टर बीपी डिस्चार्ज both CA and CL will reduce, so ratio will improve। ये रीजन आपने आराम से लिख देना, ठीक है जी, ये आपका रीजन आ गया। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है, मतलब सी को क्या ऑप्शन उसका, when receivable endorsed to a creditor, यहाँ पे यस, तो यहाँ पे CA अपॉन CL, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाख ये है और 1 लाख ये है, ओके जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बिल रिसीवेबल को रिड्यूस करने, क्योंकि वो आपने किसको किए, क्रेडिटर्स को दे दी। तो यहाँ पे मान लो 50,000 रुपया आपका क्या हो गया, 50,000 पे हो गया, पर यहाँ से आपका नीचे भी इधर क्या हो गया, 50,000 के क्रेडिटर्स भी कम हो गया आपके, क्योंकि आपने उसको एक बिल दे दिया, ठीक है। तो इस केस में फिर वही होगा, रेशो हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो फिगर आ गई 1.5 लाख अपॉन 50,000, ठीक है। तो ये 3:1, अगेन सेम रीजन, आफ्टर बी आर इंडोर्स्ड, आफ्टर बी आर इंडोर्स्ड, ओके, बोथ इंडोर्स्ड टू सीएल क्रेडिटर, है ना, बोथ सीए एंड सीएल विल रिड्यूस, ठीक है जी। तो रेशियो विल इंप्रूव, अंडरस्टूड, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये 3 के 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बी पॉइंट की, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आपने नोट कर लिया है ना, ठीक है। तो चलिए अब फोर्थ, मतलब इसका जो बी पार्ट है वो करेंगे। बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आगे, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है, फाइनल डिविडेंड को ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर का ये डी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ इंपैक्ट का आ जाएगा, और रीजन में फिर मैं वही लिखूंगा CA अपॉन CL। स्टूडेंट्स, जो डिविडेंड होता है जिस वक्त पे करना होता है, जिस वक्त डिक्लेयर हो जाता है, तब हम उसको किस पे लिख लेते हैं, तब वो करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो अब इस वक्त क्या हो रहा है कि वो पे हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, वो पे हो रहा है ना, तो फिर जाहिर है तो ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, और यहाँ पे 1 लाख है। तो अगेन मान लो कि फिगर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो 40,000 की वो पे होती है, क्योंकि एग्जांपल में भी हमें खुद लेनी पड़ रही है, उसने हमें कोई अमाउंट नहीं दी है, उसने हमसे सिर्फ रीजन मांगा। अगेन ये कितना आ गया, 1,60,000, ये कितना आ गया 60, 1,60,000, और ये 60,000, ये कितना आ गया बेटे 60,000 आ गया। तो कितना बच गया 16/6, तो 16/6 ये 6 के बदले तो 16/6 करके 2.6 से ऊपर चला गया, तो इसलिए रेशियो इंप्रूव। सो यहाँ लिखेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड both CA and CL will reduce, ठीक है। और इसमें D में भी क्या आ जाएगा, D तक देखिए आपका ये इंप्रूव ही आ रहा है, यहाँ रेशो में क्या लिखेंगे कि ये इंप्रूव होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। D है, और उसके बाद हम क्या करेंगे पॉइंट E। तो E पॉइंट में क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास अब थोड़ा सा चेंज आए, कुछ चीज प्लस में आएगी। अब ये करंट लायबिलिटी में वो क्या करा हमें, ये 2 लाख का, ये क्योंकि ये फिगर हमें एग्जांपल के रूप में लिया है, ठीक है, ये 2 लाख का और ये 1 लाख, ओके बच्चे। अब उसको कह रहा है कि गुड्स परचेज करें क्रेडिट में, जब आप परचेज करते हो तो स्टॉक तो बढ़ता ही है, लायबिलिटी भी बढ़ती है जब वो क्रेडिट पे हो, क्योंकि वो क्रेडिट पे ही कह रहा है, ठीक है ना। और वो देखो ऑन क्रेडिट कह रहा है, तो कोई भी इमेजिनरी फिगर लेनी है तो मैं राउंड फिगर में इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसको डिवाइड करना, कैलकुलेशन करना उसका इजी हो जाता है। लेने को तो आप 35,000 भी ले सकते हो, दोनों तरफ ऊपर नीचे 35 ले लो, पर वो क्या आपकी कैलकुलेशन को और मुश्किल करता जाएगा। यदि तो उसने क्वेश्चन में जो दी फिगर जा तो हम वही ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अदरवाइज इमेजिनरी लेनी है तो हमें अपनी एग्जांपल लेंगे तो हमें सिंपल कैलकुलेशन लेनी चाहिए। मैथमेटिक्स में भी जब भी आप करते हो तो लेट एक्स या लेट सॉरी तो करते हैं ना, ताकि वो कैलकुलेशन सिंपल रहे। ओके, तो ये आ गया 2.5 लाख अपॉन 1.5 लाख। तो ये आ गया 25 और 15। 25 और 15 को अगर हम करेंगे 25 डिवाइडेड 15, ये आ जाएगा आपका 1.6:1। तो रेशियो डिक्लाइन हो गया। तो रेशियो क्या हो गई है? डिक्लाइन। उसका रीजन क्या है? आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट both CA and CL will increase। जब वो CL भी इंक्रीज हो रहा है तो आपकी रेशियो क्या होगी? बोलो, आपकी रेशियो डिक्लाइन कर जाएगी। E के बाद F में क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ करेक्टर डिसऑनर। तो ये डिसऑनर होने से क्या होगा? यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करिए। यहाँ देखो CA, ये CL है, ये अगेन 2 लाख है और ये क्या है? 1 लाख। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो वो दोबारा बंदा हमारा डेटर बन गया। जो क्रेडिटर को दिया था वो बंदे से हमने दोबारा वो हमारा डेटर बन जाएगा। और कितने रुपए से? मान लो 40,000। ठीक है, तो हर बार भी वही फिगर लेके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हर बार ये फिगर चेंज कर लेते थोड़ी सी। 1,40,000 यहाँ क्रेडिटर दोबारा वो क्रेडिटर बन गया क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया ना, वो दोबारा क्रेडिटर बन गया और ये दोबारा मेरा पर्सन डेटर बन गया। तो ये आ गया 2,40,000। 2,40,000 अपॉन 1,40,000। ठीक है, तो ये 24/14। तो 14 दूना 28 बनता है। तो नेचुरली 1 से कम ही, 2 से कम ही है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.71:1। तो यहाँ पे देखो में F में भी हमारी रेशियो डिक्लाइन कर रही है। ये क्या आ गया? डिक्लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर डिसऑनर of bill both CA and CL will increase। increase। तो उससे क्या होगा? आपकी रेशियो डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है बेटे, समझ लग गया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट इसका हमें तो अभी कहां तक किया? इंडोर्स तक, F तक किया ना। GHI 3 पार्ट रहते हैं इसके, 3 पार्ट रहते हैं अभी इसके। तो अभी मैं आपको इसका G पार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, G पार्ट जरा एक बार अंडरस्टैंड करिए क्या कह रहा है। G में वो क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को क्या है? ये थोड़ा सा नया और अलग सा है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, परचेज ऑन कैश। तो यहाँ पे F के बाद आ गया G पॉइंट। ये G पॉइंट क्या आ रहा है? परचेज ऑफ गुड्स स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। तो यहाँ पे CA अपॉन CL। अगेन यहाँ पे मैं 2 लाख लिख रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ? 1 लाख। और अब देखो ध्यान से कि जब आपने सामान किस पे खरीदा है? कैश पे। तो मान लो 50,000। 50,000 का सामान आपने कैश पे खरीदा, स्टॉक तो बढ़ गया, बट 50,000 का कैश भी कम हो गया। एक करंट एसेट बढ़ी है तो दूसरी करंट एसेट आपकी कम हो गई है। क्लियर है? बिकॉज अगर आप जर्नल एंट्री की बात करो तो जर्नल एंट्री क्या बोलती है? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गया, तो नो इंपैक्ट। तो इसमें भी आएगा जी में नो इंपैक्ट। जी में क्या आएगा? नो इंपैक्ट। ओके जी, बिकॉज रेशियो चेंज हुई ही नहीं। तो यहां रीजन लिख सकते हैं हम कि एज गुड्स वर purchased on cash, उसके बाद कॉमा, has not changed या impacted changed CA और हिंदी में और बोला मैंने CL, किसी में दोनों में कोई चेंज नहीं, इसलिए नो इम्पैक्ट। और हमने मैथमेटिकली या अकाउंट्स के फॉर्म में भी हमने उसको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है जी। जी के बाद अब H। यस, H भी एक इंटरेस्टिंग केस है। H में वो क्या कह रहा है? H में देखो वो क्या कह रहा है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 50,000 की बुक वैल्यू है, 45,000 का बिका है। मतलब कैश या बैंक के फॉर्म में 45,000 तो हमारे पास आ गया, डू एग्री। 5,000 का लॉस हुआ है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो लॉस होता है वो यहाँ पे नहीं आता ना करंट
एसेट्स ना ही करंट लायबिलिटी में कहीं कंसीडर होगा। तो हम तो रेशो करंट रेशो निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 5 लाख यहाँ कहीं कंसीडर नहीं होगा। हम सिर्फ 45,000 रुपया कैश में मतलब करंट एसेट में ऐड कर दें। यहाँ हम इमेजिनरी फिगर नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें वही फिगर लेनी पड़ेगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे CA/CL, तो यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, और यहाँ 45,000, यहाँ कितना आ गया 45,000। बाकी तो 5,000 का लॉस है वो कंसीडर होगा, बट वो इस रेशो में नहीं आएगा। उसकी जर्नल एंट्री भी हुई है, कहीं वो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हम सिर्फ करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें कैश के आने का और जाने का हिसाब रखेंगे, उस 5,000 का हिसाब इस रेशो में नहीं रखेंगे, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया 2,45,000 और 1 लाख नीचे आ गया, तो नो प्राइस फॉर गेसिंग 2.45:1 की रेशो आ गई। सो एज ओनली CA विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि हमारे एसेट बिकने से हमें जितना भी पैसा आया, चाहे वो प्रॉफिट पे बिकी है चाहे वो लॉस पे बिकी है, जितना भी पैसा आया वो हमारा ऐड हो गया ना, ओके। तो रेशो विल इंक्रीज, रेशो विल मतलब एज ओनली CA विल इंक्रीज, तो रेशो क्या हो जाएगी हमारी इंप्रूव, लिख लो, ओके। GH और लास्ट में अब आई में वो क्या कह रहा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 के बिका कितना 60,000 का। यहाँ पे स्टूडेंट्स बिका जरूर 60,000 का है, प्रॉफिट जरूर 15,000 का आया है, ठीक है। कितने का वो बताया था हमें, 15,000 का है, 10,000 का प्रॉफिट हमारा 10,000 का है, बट प्रॉफिट यहाँ कंसीडर ही नहीं होता, ना प्रॉफिट यहाँ कंसीडर होगा ना लॉस कंसीडर होगा। यहाँ का मतलब करंट रेशो कैलकुलेट करते वक्त जर्नल एंट्री प्रॉपर हुई है, तो यहाँ फिर वही आ गया CA/CL इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है, अपॉन 1 लाख, ठीक है, प्लस 60,000 का, तो करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, ये 2,60,000 अपॉन 1 लाख, तो 2.6:1, ठीक है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा इंप्रूव, ओके, एज ओनली CA will increase, as only CA will increase, ठीक है, करंट एसेट ही बढ़ रहा है जिसकी वजह से रेशो इंप्रूव हो गया। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई तक जितने वैसे पार्ट ये कॉमनली सभी में किसी भी बुक में हो, किसी भी तरीके से हो, कोई भी फिगर्स के साथ हो, कॉमन सा पार्ट है, ये इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाने चाहिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ, डन।